आज सुबह की सारी बड़ी अपडेट के मौजूद से चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह को लेकर विवादित बयान देने वाले राजू दास के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता ने ही मोर्चा खोला है। दोस्तों बताएंगे जमकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ की गई है दोस्तों, इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी भी खड़ी खोटी सुनाई गई है। बताएंगे ऐसा क्या बयान उन्होंने दिया है जिससे एनडीए गठबंधन में ही आपस में फूट होता हुआ नजर आने लगा। इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर के अंदर खाने कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी ने कर ली है साठगांठ, भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। के साथ में फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। साथ साथ दिल्ली और पंजाब की पुलिस क्यों है एक दूसरे के आमने सामने, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और क्या दिल्ली सरकार तोड़ने के लिए बीजेपी के लोग पहुंचे थे जेल, बताएंगे एक बड़ा दावा किया गया है। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव और काशी राम देश के अंदर सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे थे और इसीलिए उनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी बयान देता है उसकी कम से कम गिरफ्तारी की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में तीनों नेता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जिनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ऐसा लगता है कि फुल सपोर्ट मिल चुका है और यही बड़ा कारण है कि मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित टिप्पणी की थी दोस्तों, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और इसके बाद अब निषाद संविधान यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा है कि महंत राजू दास की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर जो टिप्पणी की गई है वो पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिस महापुरुष को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है उसके बारे में इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जायज नहीं है। वो पिछड़ों की आवाज रहे हैं और देश में सम्मानित नेता रहे हैं, हम लोग उनके संघर्षों के साथ ही रहे हैं। आज हमारी जो पहचान बनी है उसमें मुलायम सिंह यादव का बड़ा योगदान रहा है। मेरा मानना है कि इस तरह के बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जीत का परचम लहराना है तो मछुआरा समाज को साथ में लेना पड़ेगा, मछुआरा समाज की आवाज को सुनना पड़ेगा। इससे पहले भाजपाइयों को विभीषण बोलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं दोस्तों। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मंच पर उनको आगे बुलाकर कहा था कि आप आगे आइए, आप हमारे सहयोगी है, यानी मनाने की कोशिश की जा रही थी संजय निषाद को। लेकिन अब संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक और तगड़ा झटका दे दिया है दोस्तों और मुलायम सिंह यादव के योगदान को देश नहीं भूल सकता, साफ शब्दों में कह दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ नेता है जो हकीकत बोलते हैं और इन्हीं की हकीकत बोलने से भाजपा के लोगों को डर लगता है, यही बड़ा कारण है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति से पहले कुछ बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसे पिछड़ा और दलित विरोधी राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों, इससे कई और पार्टियां जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है धीरे धीरे करके पलटी मारेंगी। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजू दास को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए संरक्षण के खिलाफ सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी की पीडीए दलित विरोधी मानसिकता के खिलाफ राजू दास की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी दलित पिछड़ा महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राजू दास की गिरफ्तारी की मांग की गई है दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ तत्काल कार्रवाई करे। लखनऊ के अंदर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है दोस्तों, नेताओं के काफिले तक भी जाते हुए देख सपा की महिला नेत्रियों की ओर से जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली के चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को फेल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी अगली चाल चल दी है दोस्तों। दरअसल दिल्ली के चुनाव में एक बात जो सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे वो ये कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी इस बात पर तय होगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव कैसे लड़ेगी। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जोरदार कैंपेन शुरू किया था, बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी खुद सीलमपुर में एक रैली को संबोधित कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब अचानक से राहुल गांधी ने पलटी मारी है और राहुल गांधी ने अब तक 3 रैलियों को रद्द कर दिया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी लगभग 5 से 6 रैलियां करने वाले थे दिल्ली में और ज्यादातर वो सीटें होती जहां पर ज्यादातर मतदाता दलित समाज से आते हैं या फिर मुस्लिम समाज से आते हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के वोटों को टारगेट कर रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार सर्वे में गिरता चला जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अंदर खाने इंडिया गठबंधन के बैनर तले कोई ना कोई बातचीत हुई होगी दोस्तों, जिसके बाद ये जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी अब प्रचार करने नहीं आएंगे। लगातार 2 उनकी रैलियां रद्द हो चुकी है और तीसरी रैली भी उनकी रद्द हो सकती है दोस्तों। कारण तो राहुल गांधी का खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने कभी अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर कोई रैली रद्द नहीं की है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहाना बना रही है ताकि आम आदमी पार्टी के वोट ज्यादा डिवाइड ना हो और कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ेगी तो भी ये तय है कि पार्टी को 4 से 5 सीटें बहुत ज्यादा मिलेगी तो मिल जाएगी और इससे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। तो क्या इंडिया गठबंधन के बैनर तले दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो चुका है? ये एक बड़ा कारण है दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में बुरी तरीके से डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि दोनों पार्टियों ने एंड मौके पर आकर आपस में साठगांठ कर ली है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल पर पहले नई दिल्ली विधानसभा में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया दोस्तों। अब एक और ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी ने फिर बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर फिर से कायराना हमला कराया है दोस्तों। अपनी होने वाली हार की बौखलाहट में गाली गलोच और गालीबाज पार्टी और गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर रोज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करा रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि नींद से जागने को तैयार नहीं है। हरिनगर में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने गुंडे भेजकर अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर हमला करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों याद रखना कि तुम जितनी ताकत से हमला करोगे जनता उतने ही जोर से झाड़ू का बटन दबाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से बार बार
अरविंद केजरीवाल के गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, इस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात दिल्ली के सुरक्षा कर्मियों से आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो फिर पंजाब पुलिस की ओर से अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी हटवा दी है। दोस्तों ये एक और बड़ी जानकारी, एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जिसे लेकर हम लोग चिंतित थे और हम लोगों ने सिक्योरिटी मुहैया करवाया था। उसके बाद अब ये जानकारी है कि पंजाब के पुलिस की सिक्योरिटी हटा दी गई है। दोस्तों आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों उन्होंने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, मैं तिहाड़ जेल में था तो पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। मनीष सिसोदिया आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भेजा था कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेल में जाकर ऑफर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि बीजेपी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी नहीं तोड़ता तो फिर वो अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ देंगे लेकिन मुझे जेल में सड़ा देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कैसी कैसी हरकतें की जाती है, मनीष सिसोदिया ने इसे एक दावों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर आप भी मानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने जो बातें बोली है उसमें काफी हद तक सच्चाई जरूर हो सकती है, क्योंकि देश भर के अंदर लोग देख रहे हैं कि कैसे जिन नेताओं के ऊपर एक के बाद एक कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन सबको जेल से बाहर कर दिया जा रहा है और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके साथ में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ में बिजली आने और नहीं आने को लेकर डिबेट करने की कोशिश की है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली आ रही है और 3 रुपए यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार मुहैया करवा रही है, जबकि दिल्ली में 9 रुपए बिजली का यूनिट चल रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं बताया कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली है और 400 यूनिट तक हाफ दाम है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने अब इसी मामले पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए उनसे सवाल पूछा है कि क्या आपके उत्तर प्रदेश में 24 घंटे 7 दिन बिजली सप्लाई है, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या बयान आता है। दोस्तों उसके बाद आम आदमी पार्टी कौन सा सबूत लेकर आती है और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार को एक्सपोज करती है। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में बिजली पर ही चर्चा होने वाली है, ये 100% तय है। साथ साथ मुंबई हाईकोर्ट ने ईडी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दोस्तों दावा किया गया है कि एक बिल्डर के खिलाफ किसी ने शिकायत की और तुरंत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। फिर कोर्ट ने कहा कि ईडी और शिकायतकर्ता ने यह सब बदनीयती से के साथ किया, केस में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी के ऊपर अब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों ऐसा लगता है कि जानबूझकर किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी किसी को धमकी दो, बड़े बिजनेसमैन को या आम जनता को कि हमको पैसा दो वरना फिर आपके ऊपर केस करवा देंगे। बाद में कुछ ईडी के अधिकारियों को 2-4 सबूत दे दो और उसके बाद जांच करवाना शुरू करते हुए लोगों पर दबाव बनाने का काम करते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक बिल्डर को परेशान किया गया तो मुंबई हाईकोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई है। अगर आप भी मानते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, अब इनके ऊपर भी एक एजेंसी बननी चाहिए, वरना सबसे पहले इन एजेंसी वालों के खिलाफ ही जांच बैठनी चाहिए। सारे के सारे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि किसके ऊपर कितने मामले चल रहे हैं, कौन कितना पैसा लेकर भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन ऑफिस में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन फील्ड में जाकर लोगों पर दबाव बना रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की एजेंसियां खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है और इन्हीं की जांच होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर क्या ऑटो वाले एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले ऑटो वाले जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट भी किया करते थे, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए वोट भी डलवाया करते थे, आजकल काफी ज्यादा केजरीवाल से कटे कटे नजर आ रहे हैं। ऑटो वालों से जब एक इंटरव्यू के दौरान लोगों ने सवाल पूछा दोस्तों, तो जवाब देते हुए ऑटो वालों ने कहा कि केजरीवाल तो बहरूपिया है, हमें झूठे सपने दिखाए गए, हमारे दम पर पार्टी खड़ी की और फिर धोखा दिया। बीजेपी वालों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब की बार कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जितवाकर उनकी सरकार बनवाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 लाख के आसपास ऑटो वाले हैं और अगर एक फैमिली में 5 लोगों को आप एवरेज लेकर चलते हैं और अगर 3 जने भी फैमिली में वोट डालने लायक है एवरेज, तो फिर 15 लाख के आसपास वोट ऑटो वाले खुद प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली जिस तरीके की सीटों की समीकरण से बना हुआ है दोस्तों, ऑटो वाले के वोट काफी ज्यादा अहमियत हो सकते हैं, क्योंकि ऑटो वाले खुद भी चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद उनके साथ जो पैसेंजर होते हैं उनको भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं किसी और को वोट देने के लिए। और अगर आम आदमी पार्टी से ये वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली में कुछ संकेत मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को। देखते हैं उनके द्वारा इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया जाता है। साथ साथ बिहार में रेलवे क्लेम घोटाला के मामले को लेकर ईडी अचानक से कार्रवाई शुरू कर रही है। दोस्तों ईडी ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के घर पर छापेमारी की है। सुबह सुबह 5 बजे जनता दल यूनाइटेड के नेता और जिला परिषद के सदस्य अर्चना सिन्हा के घर पर छापे मारने के लिए पहुंच गए। जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए नेता के ऊपर हो रही छापेमारी को साफ तौर पर हाल फिलहाल में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपसी तनाव को जोड़कर देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तेजस्वी यादव ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना पर कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री किस तरीके से अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने हस्ताक्षर में 2 खूंखार अपराधियों को जेल से रिहा किया था, यानी हस्ताक्षर करके साइन करके 2 खूंखार अपराधियों को जेल से बाहर किया था। जब अपराधी जेल से बाहर आएंगे तो ऐसी हरकतें की जाएगी और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जाएगा। और यही बड़ा कारण है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी अब सवालों के घेरे में है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई राक्षस राज चल रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल बार बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाते
चले आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही कहा गया है, जंगल राज नहीं बल्कि राक्षस राज चल रहा है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, अचानक से श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार गुलाब के फूल की पंखड़ियां उठाकर अपने ही मंत्री के ऊपर फेंकने लगते हैं और अपने ही मंत्री पर फूलों की बरसात कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सामने आए तो लोगों ने आप पूछा है क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है, ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। क्योंकि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो एकदम से ऑकवर्ड रहता है और यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल आदमी तो ऐसा नहीं करता। कभी कोई श्रद्धांजलि सभा में जाएगा तो आपने देखा है किसी को कि वो फूल उठाकर अपने ही लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर दे। जिस तरीके की चीजें नीतीश कुमार कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही है या नहीं है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच में बुधवार को 100 राउंड की फायरिंग हो गई। ग्रामीणों की माने तो 4:30 बजे पूर्व विधायक पहुंचे थे, जिसके बाद गोलियां चलनी शुरू हो गई। अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू से उनके आदमी बात करने गए तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पूर्व विधायक खुद फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के दौरान का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। 53 सेकंड के इस वीडियो में 23 राउंड की फायरिंग की गोली की आवाज सुनी जा रही है दोस्तों। हालांकि ये वीडियो किसी के छत से और काफी दूर से बनाई गई है। गोलीबारी के बाद पटना पुलिस रात भर अलर्ट मोड में रही। हालांकि पुलिस बाद में आती है, जब घटना घट जाती है तो सबको पता है बिहार में तो और ज्यादा लेट है पुलिस, बल्कि मीडिया वाले पहले पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले और लेट पहुंचते हैं दोस्तों। सबको पता है कि अनंत सिंह एक ऐसे नेता है जिनसे जुड़ा हुआ कई विवाद रहता है, तो फिर अगर अनंत सिंह किसी गांव में या किसी जगह जा रहे थे तो पुलिस वालों को भी साथ में जाना चाहिए था। कम से कम 2-3 सिपाही तो भेजने चाहिए थे। लेकिन जब कानून व्यवस्था की चिंता राज्य सरकार को तब ऐसा करा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को तो लगता है कि बीजेपी या आरजेडी किसी के साथ में भी रहेंगे तो सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो फिर उन्हें कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है कानून व्यवस्था कितनी खराब है बिहार में या कितनी सही है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की अगर एक गांव में किसी इलाके में मात्र 53 सेकंड में 20 राउंड की फायरिंग होगी तो फिर इलाके में किस तरीके का दहशत होगा, बच्चे कितने दहशत में होंगे, लोगों के ऊपर मानसिक प्रताड़ना किस तरीके की होगी, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि ये कोई जंगल राज है या फिर कोई बड़ा राक्षस राज चल रहा है बिहार में। लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में जंगल राज की बात करने वाले नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि ये 20 राउंड की फायरिंग क्या ये बताने के लिए की गई थी कि बिहार में सुशासन चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके का सुशासन है? जो अनंत सिंह बोलते हैं उस तरीके का सुशासन है क्या? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का दिल्ली में मुस्लिम वोटरों को बड़ा संदेश है दोस्तों। उन्होंने खराब सेहत के कारण राहुल गांधी के दौरे रद्द होने को लेकर पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए सदर बाजार के इलाके में कई सारी बड़ी बातें कही है। उन्होंने मुस्लिम इलाके में रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस बात से डरते हैं कि अगर वो खुलकर मुस्लिम समाज के लोगों के हित में बात करेंगे तो उनका वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा। इमरान रैली को संबोधित करते हुए कहने लगे कि अकलियत के लोग सुने, आप बीते 3 बार से अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी अरविंद केजरीवाल नजर आए क्या? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उन्हें थोक में वोट दे देंगे। एक फिल्म का डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है। आपने उन्हें एहसास दिला दिया है कि आप दिल्ली दंगों पर बोले या ना बोले हम वोट नहीं देंगे। प्रतापगढ़ी ने मनीष सिसोदिया के बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर चुप्पी साधने को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा है कि संभल में लाशें बिछ गई, आप लोग नहीं बोले, यानी आम आदमी पार्टी के लोग नहीं बोले, लेकिन हम वोट उन्हीं को देंगे। दलित समाज ने एहसास दिला दिया कि हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो भले ही केजरीवाल कुछ ना बोले लेकिन हम वोट देंगे। ये भ्रम तोड़िए, उन्हें एहसास करवाइए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वो डर को जो खत्म हुआ है उसे 5 फरवरी को फिर से पैदा करिए। कुल मिलाकर दोस्तों, दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोगों को साफ संकेत और संदेश भेजते हुए कह दिया गया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को डराइए कि अगर मुस्लिम समाज के हित की बात नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल और दलित समाज के हित की बात नहीं करेंगे तो फिर उनसे वोट छीनने में भी समाज के लोगों को 2 मिनट नहीं लगेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? इमरान प्रतापगढ़ी ने एकदम सही बात कही है या फिर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। लगातार कमेंट करते रहिए ताकि डिस्कशन चलता रहे। साथ साथ आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण के दल को मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने जनसेना को चुनाव चिन्ह के रूप में कांच का गिलास साइन दे दिया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने जनसेना को आंध्र प्रदेश में मान्यता दे दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनसेना के चीफ पवन कल्याण को एक पत्र भेजते हुए बता दिया है कि 2024 में हुए आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को 100% सफलता मिली थी। पार्टी ने राज्य के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। जितनी सीटों पर चुनाव लड़े उतनी सीटें जीत गए। जनसेना ने आंध्र प्रदेश की 21 विधानसभा और 2 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा। सारी की सारी सीटें वो जीत गए थे। एकदम टारगेटेड उन्होंने चुनावी कैंपेन किया था और सफलता मिल गई। तो अब राज्य में पार्टी भी रजिस्टर्ड हो गई है, राज्य पार्टी घोषित कर दी गई है। साथ साथ दोस्तों, पंजाब के कपूरथला के फगवाड़ा में नगर निगम के 25 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नगर निगम हाउस की होने वाली मीटिंग व मेयर के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी के 22 नवनिर्वाचित पार्षद में से 20 पार्षद और एक कांग्रेस पार्टी समर्थित आजाद पार्षद पंजाब छोड़कर दूसरे राज्य चले गए। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी उनके पार्षदों को कथित तौर पर दबाव बनाकर राजनीति करके तंग करके परेशान करके तोड़ ना ले, अपने साथ में ना ले जाए। इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्षदों को, फगवाड़ा के पार्षदों को हिमाचल प्रदेश भेज दिया है। हिमाचल
प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सारे पार्षद वहीं पर रहेंगे। इसके बाद 25 तारीख को उनको लाया जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे मेयर के और उसके बाद सभी को फ्री छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब निचले स्तर पर तीसरी सरकारों में भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ राजनीति की दुनिया में दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। बंगाल की राजनीति में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। दोस्तों पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान कई नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो कई नेता बीजेपी छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में लौट गए थे। नए साल की शुरुआत के साथ ही अब कई नेताओं के दर जाने को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व बीजेपी के सांसद। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद मदारी हाट सहित राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। दोस्तों 2021 के विधानसभा चुनाव में मदारी हाट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल गई। बीजेपी के लिए यह मजबूत किला हाथ से निकल गया है। खास बात यह है कि मदारी हाट उपचुनाव से पहले अलीपुर द्वार के पूर्व सांसद जॉन बारला अचानक निष्क्रिय हो गए हैं। इसके बाद से ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस में उनके जाने की चर्चा चल रही है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ में सैफ अली खान के जल्द स्वस्थ होने के कारण भाजपा के लोग ऐसा लग रहा है कि अस्वस्थ हो गए हैं, यानी उन्हीं को बीमारी लग गई है। दोस्तों बुखार आ गया है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान दिया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं सैफ अली खान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान हमला मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता नितेश राणे ने बुधवार को पुणे की एक सभा में कहा कि आप मुंबई में बांग्लादेशियों को देखिए, वे सैफ अली के घर में घुस रहे हैं। पहले वे सड़क के किनारे खड़े रहते थे, अब उन्हें घर में घुसना शुरू कर दिया है। हो सकता है वह सैफ अली खान को ले जाने के लिए आया हुआ होगा। अच्छा है कचरे को कहीं और ले जाना चाहिए। एनसीपी के नेता शरद पवार की पार्टी की नेत्री सुप्रिया सुले और जितेंद्र आभार ने सैफ अली खान के सकुशल ठीक होने को लेकर ईश्वर का आभार प्रकट किया है। दोस्तों लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता नितेश राणे, जिसका फुल टाइम काम है मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर उल्टी सीधी बातें करना, अब नितेश राणे सैफ अली खान को लेकर भी ऐसी बातें कर रहा है और सैफ अली खान को कचड़ा बताने की कोशिश की जा रही है। जबकि नितेश राणे जैसे लोगों को मंच पर चढ़कर अपने कार्यकर्ता लोग विरोध करते हुए मंच से उतार देते हैं। कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, लेकिन उल्टा आप सैफ अली खान पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या नितेश राणे मेंटली तौर पर आपको ठीक लगते हैं या फिर ऐसा लगता है कि उनका कुछ कनेक्शन आपस में निकल चुका है, इसके कारण ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और सैफ अली खान को लेकर विवादित बयान देना, उनको कचड़ा बताना साफ तौर पर इनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताता है। नितेश राणे की कैसी मानसिक स्थिति है। साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 तारीख के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों फरीदकोट में तिरंगा नहीं फहराएंगे, बल्कि इसके लिए नई जगह तय की जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से यह फैसला बुधवार को देर रात लिया गया है। इसकी पुष्टि फरीदकोट के डीसी विनीत कुमार ने की है। दोस्तों हालांकि उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। फरीदकोट में अब कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार गोयल तिरंगा फहराने वाले हैं। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस चीफ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा मुख्यमंत्री को धमकी दी गई थी। दोस्तों और जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए थे, दोस्तों उसके बाद अतिरिक्त सचेत रहने की जरूरत है। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। पार्टी में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रहे रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर रामेश्वर महतो को पार्टी की सत्ता दिलवाई गई है। दोस्तों पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने पिछले साल 29 नवंबर को जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद पार्टी के नेता और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर बड़ा आरोप लगाया था। कहा था कि देवेश चंद्र ठाकुर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, लगातार अपने इलाके में जनता दल यूनाइटेड के नेता और मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ लोग मिसगाइडेड कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी के नेता को उन्हीं के सहयोगी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी तरफ है। और बिहार की राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके सपोर्ट में है, कौन समर्थन दे रहा है, क्योंकि जो समर्थन दे रहा है वही पार्टी तोड़ रहा है और दूसरी पार्टी को कोई दिक्कत भी नहीं है। साथ साथ एमके स्टालिन ने एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा रिसर्च किया गया है, जिसमें पता चला है कि तमिलनाडु में आयरन का इस्तेमाल 5300 साल पहले से हो रहा था। यानी दोस्तों पहले दावा किया जाता कि इतिहास में पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, फिर कॉपर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आयरन का इस्तेमाल किया गया और ऐसे करके सिविलाइजेशन आगे की ओर बढ़ी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता चला आया है। लेकिन तमिलनाडु यह दावा करता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि 5300 साल पहले ही तमिलनाडु के अंदर आयरन का इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो पहले थ्योरी चलती थी कि वहां पर कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, यह थ्योरी गलत है, बल्कि आयरन का इस्तेमाल होता था। एक एडवांस सिविलाइजेशन था तमिलनाडु में, जिसे द्रविडियन मॉडल के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट करते हुए कहा है कि धीरे धीरे करके तमिलनाडु की इतिहास की बातें सबके सामने खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों यानी अब तक जो परसेप्शन चल रहा था उस परसेप्शन को दूर करते हुए एमके स्टालिन ने ये बातें कही है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे पहुंचते रहे। राहुल गांधी ने भी एमके स्टालिन के बयान का समर्थन किया है। दोस्तों साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी की हार और जीत पर कानपुर के वकीलों ने शर्त लगाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश भी काफी ज्यादा है। मिल्कीपुर चुनाव के लिए कानपुर के अधिवक्ताओं में आपस में शर्त लग गई है। दोस्तों जो जानकारी
उसके अनुसार 21,000 रुपए की यह शर्त लगाई गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कानपुर में 2 अधिवक्ताओं ने इसके लिए शर्त भी लगा दी है। दोस्तों मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रतिष्ठा की जंग पर कानपुर के 2 अधिवक्ताओं ने अपने पसंदीदा पार्टी को लेकर शर्त लगाया है। एक अधिवक्ता बीजेपी के सपोर्ट में है, दूसरा समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में। आपको क्या लगता है दोस्तों? अधिवक्ता कृष्ण नंद झा और अधिवक्ता प्रत्योष मणि के बीच में यह शर्त है। आपको क्या लगता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी पर पैसा लगाने वाले या बीजेपी पर पैसा लगाने वाले कौन मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगा? इसके लिए स्टाम्प भी तैयार करवाया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवाहर।